हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट के लेक्चर में हमने कवर किया चैप्टर रूरल डेवलपमेंट और आज मैं एक कंबाइंड जो है सीरीज लेकर के आ रही हूँ। कंबाइंड लेक्चर है जिसमें मैं जो है दो जो चैप्टर्स हैं बच्चों को कवर करूंगी। एक आपका जो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है, प्लस में एक जो है आपका एनवायरमेंट। तो जो ई स्क्वायर है हम लोग उसको टारगेट करेंगे। ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट में बच्चों मैंने काफी चीजें कवर अप की हैं। लास्ट में अगर आप लास्ट स्लाइड भी देखोगे तो मैंने आपको बताया है कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स ओरिएंटेड हैं। उसी तरीके से मैं आपको इसमें भी इस चैप्टर में भी बता दूंगी कि एनवायरमेंट और जो आपका एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है उसमें क्या क्या जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों पहले तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि क्या आपने मेरी जो पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो उनकी वीडियो देखी, कि आपको वो यूजफुल लगी है। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जो एम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट का बेसिक मतलब क्या है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके अपनी अपनी भाषा में जो है बताइए, अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बताइए कि आपका क्या मतलब है एम्प्लॉयमेंट से। तो बच्चों पीपल जो है वो वेराइटी ऑफ वर्क्स करते हैं अपने सोर्स ऑफ लिविंग के लिए, राइट। कुछ लोग फार्म्स में काम करते हैं, तो कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ लोग बैंक्स में काम करते हैं, कुछ लोग शॉप्स में काम कर सकते हैं, मेनी अदर वर्क प्लेसेस पे काम कर सकते हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई हॉस्पिटल्स में काम करता है, तो कोई नर्सेज हैं, ठीक है, कोई सिंगर है। तो कोई ना कोई अपने गुजारे के लिए बेटा कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, राइट। तो ये चीजें हैं। तो वर्क एट होम इंक्लूड्स ओनली द ट्रेडिशनल वर्क, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग घरों में भी काम करते हैं, जैसे वीविंग करना है ना, लेस लगाना, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करना। तो कुछ लोग मॉडर्न जॉब्स भी करते हैं, जैसे कि आईटी में काम करना, आईटी इंडस्ट्रीज में काम करना, या मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना। तो आप जो है इन सब चीजों से रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि आप लोगों के जो फादर्स हैं वो भी किसी ना किसी बिजनेस में या प्रोफेशन में एंगेज तो होंगे ही, है ना। चाहे वो एज ए अपना खुद का कर रहे हो या किसी के अंडर काम कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं एंगेज है फॉर द सोर्स ऑफ लिविंग, है ना। तो ये चीज है। अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारा वर्कर क्या है बेसिकली। तो एक वर्कर अगर आप पिक्चर से ही अगर आप देख पा रहे होंगे तो वर्कर क्या है, ऑल दोज पर्सन जो कि एंगेज्ड है इन सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। चाहे मैं ये नहीं कह रही कि आप काम छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, ठीक है। आप चाहे छोटा काम करो या बड़ा काम करो, और जो भी इंसान, जितने भी लोग हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जो कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज में हैं, चाहे वो छोटा काम कर रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो, अब चाहे कोई पर्सन नर्स है या चाहे कोई पर्सन डॉक्टर है, काम तो दोनों ही कर रहे हैं ना बेटा। काम से क्या है, छोटा बड़ा क्या है, ठीक है। कहीं ना कहीं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स में तो दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो वर्कर है, ठीक है। इवन इफ सम ऑफ देम टेम्पररी एब्सटेन फ्रॉम योर वर्क, कई बार क्या होता है कि किसी रीजन की वजह से आप बीमार हो गए, या आपको कोई भी इंजरी हो गई, या कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, या वेदर नहीं है, या काम नहीं है, फेस्टिवल सीजन नहीं है, ठीक है। तो किसी ना किसी रीजन से कई बार कोई कुछ ना कुछ लोग एब्सट्रेन भी हो जाते हैं, बट हाँ वो वर्कर्स तो है ही, है ना। तो वर्कर्स जो है इंक्लूड करता है ऑल दोज पर्सन जो कि हेल्प करते हैं द मेन वर्कर इन देयर एक्टिविटीज, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है, जो नेचर है बच्चों एम्प्लॉयमेंट का इंडिया में वो वेरी करता है। कुछ तो पूरे साल काम करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को पूरे साल 365 डेज, जैसे मेडिकल स्टोर वाले हैं तो उनके शॉप्स के ऊपर लिखा होता है 24/7 365 डेज, है ना। तो कुछ लोग तो पूरे साल ही एक तरीके से काम करते हैं, ऑल्दो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ मंथ्स में काम करते हैं। कभी काम है तो कभी काम नहीं भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। तो मैनी जो वर्कर्स हैं डू नॉट गेट देयर फेयर वेजेस फॉर देयर वर्कर। कुछ ऐसे भी हैं बच्चों जिनको फेयर वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं। तो बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो कि एंगेज्ड हैं इन सम ऑफ द एक्टिविटीज में, जो कि पूरे साल काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि कुछ मंथ्स में ही काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको फेयर वेजेस मिल रही हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी मिल रही। कुछ ऐसे भी हैं जिनको पूरे साल का पैसा मिल रहा है, पूरे मंथली बेसिस पे पैसा मिल रहा है। वही कुछ ऐसे भी हैं जिनको जो वेजेस हैं या 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के हिसाब से, जैसे अगर मैं सिंगर्स की बात करूं, है ना, सुनिधि चौहान की बात करूं या अरिजीत सिंह की बात करूं, तो ये 2 या 3 घंटे के लाइव शोज के ही काफी पैसे जो है वो बना लेते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो जैसे रूरल डेवलपमेंट में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे कि भैया आप ये करके चले जाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। उसी तरीके से बच्चे जो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है ना, इसमें जितने भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या आपको अगर अपने चैप्टर्स में कुछ टेबल वाले क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ठीक है, तो बच्चे वो टेबल जो है आपको मिस आउट नहीं करनी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में से चांसेस हैं कि एक टेबल का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है, और वो आपके इसमें से एम्प्लॉयमेंट वाले में से बन सकता है आराम से। तो अगर आप
जो है अगर आप देखेंगे अपनी अपनी बुक्स में तो कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो कि आपके जो है टेबल्स में से हैं, उन क्वेश्चंस को आपने मिस नहीं करना, क्योंकि कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एनालाइज करो टेबल को, ठीक है। तो बच्चे पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल जो है इन एम्प्लॉयमेंट वाला जो है, उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ बिफोर मूविंग टू दिस टॉपिक। तो पहला क्या है बच्चे, लेबर सप्लाई, ठीक है। लेबर सप्लाई जो होता है बच्चे, वो एक्चुअल में बात करता है कि एक व्यक्ति, एक वर्कर कितने घंटे काम करने के लिए विलिंग है। अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है, ठीक है, बट वो विलिंग कितना है, वो चीज डिपेंड करती है कि अगर वो विलिंग है कि वो एक दिन में सिर्फ 6 घंटे ही काम करेगा, 6 आवर्स ही काम करेगा, तो ये मैन आवर्स हो गए, है ना। तो इसी को ही हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, विलिंग टू वर्क, ठीक है। इसी को ही हम लोग क्या वर्क करते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, लेबर सप्लाई, ठीक है। तो लेबर सप्लाई क्या है, दैट द वर्कर इज विलिंग टू ऑफर ए करस्पॉन्डिंग वेज रेट, करस्पॉन्डिंग टू ए एक तरीके से करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेज आवर्स, ठीक है। तो 1 डे इज इक्वल टू में, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 6 घंटे ही विलिंग है काम करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेबर सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। एंड इट कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, चाहे बेशक से आपका नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो कांस्टेंट है, बट ये सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों लेबर सप्लाई के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लेबर फोर्स। अगला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज लेबर फोर्स, ठीक है। अब लेबर फोर्स क्या है बच्चों, लेबर फोर्स का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं या कितने नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग है, एक्चुअली वर्किंग है, और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स विलिंग है वर्क करने के लिए, विलिंग टू वर्क है। तो ये दोनों ही अगर मैं इंक्लूड कर दूंगी तो ये किस में चला जाएगा बच्चों, लेबर लेबर फोर्स में चला जाएगा, ठीक है। सप्लाई किसकी बात कर रही है, कितने घंटे वो काम करने के लिए रेडी है, विलिंग है। लेबर फोर्स किसकी बात कर रही है, कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, और कितने ऐसे वर्कर्स भी हैं बच्चों जो कि एक्चुअल में विलिंग है काम करने के लिए। तो यहाँ पे विलिंगनेस और जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं बच्चों, दोनों आ जाती है, ठीक है। अगला जो बच्चे कॉन्सेप्ट है आपका, वो क्या है आपका, वर्कफोर्स। अब वर्कफोर्स क्या है, वर्कफोर्स क्या है, जो लेबर फोर्स है ना बच्चों, लेबर फोर्स में से अगर आप ये विलिंग टू वर्क वाला माइनस कर दें, विलिंग टू वर्क वाला माइनस कर दें, यानी कि ये जो लेबर फोर्स है जिसमें एक्चुअली में जो पर्सन है हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड हु आर विलिंग टू वर्क, अगर दोनों को मैं प्लस कर दूं तो लेबर फोर्स बन जाता है। लेकिन अगर इन दोनों में से जो पर्सन विलिंग है टू वर्क, अगर ये मैं माइनस कर दूं तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स क्या हुआ, वर्कफोर्स इज द वर्कर्स जो कि एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में क्या कर रहे हैं बच्चे, काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स वर्क कर रहे हैं। तो वर्कफोर्स का फॉर्मूला भी क्या है, वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। क्लियर है बात, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे दैट नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इज इक्वल टू में अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, ठीक है। यानी कि जितने भी पर्सन एक्चुअली में काम कर रहे हैं, जितने भी पर्सन विलिंगली काम कर रहे हैं, सॉरी विलिंग है काम करने के लिए, माइनस जितने एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो अगर मैं ये माइनस कर दूं तो जितने भी पर्सन विलिंग है जॉब करने के लिए बट उनको जॉब मिल नहीं रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बात, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे पार्टिसिपेशन का रेट, ठीक है, पार्टिसिपेशन रेट। पार्ट नाम से ही पता लग रहा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का नाम से ही पता लग रहा था, है ना। तो पार्टिसिपेशन रेट जो है बेसिकली वो क्या है, जो प्रोपोर्शन है आपका पॉपुलेशन का दैट इज एक्चुअली एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेशन रेट। तो उसका क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। तो अब मैंने आपको सबके फॉर्मुलेज बता दिए, मैंने आपको लेबर फोर्स का भी फॉर्मूला बता दिया दैट द नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग प्लस विलिंग टू वर्क, वर्क फोर्स का भी बता दिया, लेबर फोर्स माइनस विलिंग टू वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट का भी बता दिया, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, और इनके रेट्स भी बता दिए, पार्टिसिपेशन का भी रेट बता दिया। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बच्चों हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि कुछ जो साइज ऑफ वर्कफोर्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की अगर मैं बात करूं तो 2011-12 में बच्चों, 2011-12 में टोटल 473 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स था, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गांव के निकले थे, ठीक है।
और जो प्रोपोर्शन है आपका वर्कफोर्स का जो कि रिजाइड करता है रूरल एरियाज में वो ज्यादा दिखा था बच्चों रेदर देन अर्बन एरियाज के। तो रूरल जो वर्कर्स थे वो लगभग 3/4 थे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 473 मिलियन जो था वो स्ट्रॉन्गली वर्कफोर्स था, जिसमें से 3/4 जो पॉपुलेशन है आउट ऑफ दिस जो है वो रूरल एरिया से आ रही थी, जिसमें से मेजोरिटी की अगर मैं बात करूं तो 70% जो था बच्चों वो जो थे वो मेन काम कर रहे थे और बाकी का 30% जो थी वो महिलाएं काम कर रही थी। और जो विमेन वर्कर्स हैं बच्चों, जो विमेन वर्कर्स हैं वो 1/3 थी रूरल एरिया से, यानी कि अगर मैं 30% सिर्फ विमेन्स ले रही हूँ ना जो काम कर रही हैं, उसमें से भी जो 1/3 महिलाएं थी वो कहाँ से आ रही थी बेटा, रूरल जो है आपका रूरल एरिया से, ऑल्दो जो 1/5 थी वो कहाँ से आ रही थी बच्चों, अर्बन एरिया से। आई होप ये आपको डेटा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन रेट। ये आपको वही है जो मैंने आपको फॉर्मुलेज में बताया कि जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का जो कि एक्टिवली एंगेज्ड है आपके कंट्रीब्यूट करने में प्रोडक्शन को, उसमें आता है। ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक इंडिकेटर है जो कि एक्चुअल में यूज होता है फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। इफ द रेशियो इज हायर इट मींस द एंगेजमेंट ऑफ द पीपल इज ग्रेटर, है ना। अगर पार्टिसिपेशन रेट जो है अगर वो ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, है ना। और अगर जो रेशियो है कंट्री का वो मीडियम या लो है, इसका मतलब हमारी जो प्रोपोर्शन है पीपल का वो कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टली जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज नहीं है, ठीक है। सो दिस इज स्लाइड। अब जैसे कि यहाँ पे बता भी रखा है वर्कर पॉपुलेशन का रेशियो। अब जैसे ये टेबल दे रखी है ना बच्चों, इसी टेबल को दे देंगे और कहेंगे एनालाइज करो इस टेबल को, ठीक है। 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में जो है कवर हो जाता है, ठीक है। तो वर्कर्स का पॉपुलेशन जो रेशियो है वो आ जाता है कि सेक्सुअल अगर मैं देखूं तो मेन एंड वुमेन का दे रखा है कि 54.4% जो है मेन काम कर रहे हैं, जिसमें से 21.9 जो है महिलाएं काम कर रही हैं। अब इसमें से भी अगर मैं देखा जाए तो जो रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं 54.3 है, अर्बन एरिया से इतने वुमेन। और ये जो डेटा है आप अपनी अपनी बुक्स में जो लेटेस्ट डेटा गिवन है बच्चों उसको देख करके करेंगे आप, ठीक है। तो रूरल एरियाज में वही है कि सारी चीजें जो है वो आपका गिवन है, जो भी आपको टेबल गिवन होगी आप उस अकॉर्डिंगली जो है जो भी टेबल आएगी आपकी तो उस अकॉर्डिंगली बस आपको डिटेलिंग कर देनी है और कुछ नहीं करना। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो ट्राई टू कवर 3 to 4 पॉइंट्स एटलीस्ट। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो 4 से 5 पॉइंटर्स आप जो है ना इतने इतने जो है एज पर रिक्वायरमेंट की कितना आपको लिखना है वो आप लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे इसी टेबल को देख लो, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की कोई टेबल बनी हुई आ जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि इंप्लॉयमेंट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनकम के, ठीक है। और वहां के जो लोग हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस में भी नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो ही उनको अलाउ नहीं करती जॉब स्टडी करने के लिए, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो फीस पे कर पाए। इसलिए कहीं ना कहीं अपनी वर्क को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनको अपने माँ बाप के साथ ही एक तरीके से कामों में जाना पड़ता है। अर्बन एरियाज के पास एम्पल एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, दे लुक फॉर दैट जॉब जो कि उनको एज पर उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली लगती है। मोर वुमेन जो है पार्टिसिपेट करती है रूरल एरियाज में, इसको भी आप ओवरटी से रिलेट कर सकते हो कि जो वुमेन वर्किंग है रूरल एरियाज में वो पार्ट है वर्कफोर्स का, ठीक है। मेन आर एबल टू अर्न द, और दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो मेन जो है उसको हायर इनकम मिलती है अर्बन एरियाज में। और सो जो फैमिलीज हैं वो कहीं ना कहीं डिस्करेज करती हैं फीमेल मेंबर्स को कि आपको कोई जरूरत नहीं है काम करने की, आप घर पे बैठो आराम करो जॉब करो, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी आपका डेटा वाला क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। तो बच्चे इसमें पहला आ जाता है टाइप्स में सेल्फ एम्प्लॉयड। ये ज्यादा भी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इन्होंने बता रखा है आपको कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स होते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, है ना, अपना खुद का काम करते हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं। हायर्ड वर्कर जो होते हैं वो बेसिकली वो होते हैं जो कि किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक टीचर किसी की स्कूल के अंडर काम कर रहा है, जैसे कि एक नर्स किसी हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रही है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो उसी तरीके से हायर्ड वर्कर में भी दो होते हैं, एक आपका होता है कैजुअल जो कि कभी कभार होता है, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल भी बोल सकते हैं इनको, और एक होते हैं आपके रेगुलर वर्कर्स, ठीक है। अब ये जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं और जो कैजुअल्स होते हैं उसमें फर्क क्या होता है, एक तो इनके जो आवर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, इनके जो वर्क आवर्स होते हैं बच्चे वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। इनके जो वर्क के आवर्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। दूसरी बात, जो रेगुलर इनकम मिलती है इनको प्रॉपर सैलरी मिलती है, इनकी एज सच कोई भी सैलरी फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। क्योंकि वो है, इनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चों, इनको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं, इनको एज सच कोई भी रिटायरमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिलते। इनको जॉब की सिक्योरिटी मिलती है बच्चों, इनको एज सच कोई भी जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिलती। इनको ग्रेचुटी मिलती है, इनको ग्रेचुटी नहीं मिलती है, ठीक है।
तो इनको जो है एम्प्लॉयमेंट की पीएफ जो होता है इनका अपना बनाया होता है प्रोविडेंट फंड का, इनको एज सच कोई भी वो नहीं होता। इनका इंश्योरेंस भी कराती है कंपनी, ऑल्दो इनके में एज सच कोई इंश्योरेंस का कोई बात नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, ठीक है। तो बनाना चाहेंगे ना बच्चे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप 3 से 4 पॉइंट्स अपने आप बना सकते हो, इससे ऊपर आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स, इसमें जो है ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों, इसमें आपको एक टेबल है जो कि सभी बुक्स में गिवन है, उस टेबल का ही आपको एनालिसिस करना है। आपको टेबल ऑलरेडी गिवन होगी, आपके पेपर में टेबल ऑलरेडी आएगी, बस आपको उसका एनालाइज करके उसको लिख देना है अपनी लैंग्वेज में, और कुछ नहीं करना। कि जैसे डिफरेंट सेक्टर्स की आ गई तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के हिसाब से डेटा को देखते हुए बुक का जो है वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है कि भाई बुक आपको एक प्रैक्टिस देती है कि आपको इस टाइप से जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने हैं एनालाइज वाले की। तो इस चैप्टर में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स है, चाहे वो प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है, बाय रीजन है या मेल फीमेल का है, वो जो है आपको अटेम्प्ट करना है, उसको जो है वो मिस आउट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द जेंडर, या आप खुद से भी कर सकते हैं कि जो मेल वर्कर्स हैं वो एंगेज्ड है प्राइमरी सेक्टर में इज ओनली 45, ऑल्दो सेकेंडरी सेक्टर में 19 है, टर्शरी इस टाइप से आपको लिखना है कि जो मेल वर्कर्स हैं वो माइग्रेट भी हो सकते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, देयरफॉर टर्शरी में भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फीमेल वर्कर जो है वो प्राइमरी में 57% है, सेकेंडरी जो सेक्टर है 15% और 19% है। मोर ऑफ द फीमेल वर्कफोर्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है, बिकॉज द वुमेन आर अनविलिंगली टू माइग्रेट नहीं कर सकती हैं, जल्दी से अलाउ नहीं करते हैं उनको बाहर जाके जॉब करने के लिए, एंड दे प्रेफर टू वर्क एट देयर प्लेस एट देयर होम टाउन इन ऑर्डर टू जनरेट द एक्स्ट्रा इनकम फॉर देयर फैमिलीज। तो ये जो है कुछ डेटा बेस्ड ही क्वेश्चन है। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से एक बार घर पे जो है ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को, इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है दे दूंगी आपको, वहां पे आप जाकर के, नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, फील फ्री टू आस्क, ठीक है। अब बच्चे एक जो क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन है हम लोग को कंसिडर कर सकते हैं कि व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी अपनी बुक्स में लर्न कर लेना है। ऑल्दो चांसेस ज्यादा है कि डेटा बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, बट इन केस हमें सीबीएसई के हम बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बच्चों, तो हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है इन सब चीजों का कि हम कोई चीज छोड़ के ना जाए। हाँ, हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है दैट व्हाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड, कि क्यों जो हमारा जो ज्यादातर है वो रूरल बेस से आता है। तो यहाँ पे जो है वो एक तरीके से बोला गया है कि जो मोस्टली जो पीपल है एक तरीके से वो ज्यादातर किस में है बच्चों, फार्मिंग में है। जो पीपल है गांव के वो ज्यादातर फार्मिंग में है या फिर अलाइड एक्टिविटीज में जो है वो है। ऑल्दो उनका जो कंट्रीब्यूशन है बच्चे टू द जीडीपी वो बहुत ही कम है बच्चों, बहुत ही इनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। और लो प्रोडक्टिविटी के कारण लो अर्निंग्स होती हैं, ठीक है, और लो अर्निंग्स की वजह से ही बच्चों स्प्रेड होती है क्या, पॉवर्टी। तो कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से जो है बल्क ऑफ जो है हमारी वर्कफोर्स है वो रूरल बेस्ड में आती है, ताकि वो अपने सर्वाइवल जो है वो कर सके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दैट इज व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ female worker is low and lower still in urban areas। ये भी क्वेश्चन जो है आपको बुक में मिल जाएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं जो है वो मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर कि क्यों जो परसेंटेज ऑफ फीमेल है वो लो है अर्बन एरियाज में। पहली चीज तो आपको ये मेंशन करनी है बच्चों कि जो फीमेल की जो एजुकेशन है वो उसको जो है अभी भी इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे 7% ही फीमेल की जो है अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट है एक तरीके से, है ना। तो जो फीमेल एजुकेशन है इंडिया के अंदर वो स्टिल एक फार क्राई ही है एक तरीके से, लो अपॉर्चुनिटीज है। जब एजुकेशन ही इतनी कम है तो सोचो अपॉर्चुनिटीज के बारे में क्या होगा, ठीक है। तो जो लो अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। दूसरा है
कि अमंग द मेनी फैमिलीज इन द अर्बन एरियाज जो वर्कर हैं विमेन्स के लिए वो बहुत ज्यादा एक तरीके से गवर्न की जाती है बाय द फैमिली डिसीजन से, ठीक है। अगर किसी को भी फॉर एग्जांपल जॉब करनी है तो वो खुद की मर्जी से हाँ या ना नहीं कर सकती, उसको अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉ से पूछना पड़ता है कि मैं हाँ करूँ या नहीं करूँ, मैं जॉब करूँ, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। उसमें भी बहुत सारी जो चीजें हैं बहुत लोग मना कर देते हैं। जो है बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा वेल एजुकेटेड हैं, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, पता नहीं क्या क्या उन्होंने नहीं कर रखा, बट दे हैव not given the permission by their families to go out and earn for themselves, ठीक है। तो जितने भी डिसीजंस है वो फैमिली के लिए जाते हैं इस वजह से। दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज में ज्यादा है, क्यों है बच्चों? क्योंकि जो पॉवर्टी है वो इतनी ज्यादा है कि वो उनको मजबूर कर देती है, ठीक है। इतना ज्यादा मजबूर कर देती है रूरल एरियाज में पॉवर्टी कि उनको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो घर से बाहर नहीं निकालेंगे अगर वो नहीं निकलेंगे तो बच्चे वो 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो ये एक जो है इसी वजह से जो है रूरल एरियाज में ज्यादा है और अर्बन एरियाज में क्या है, कम है। दूसरी बात, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो उनको लगता है कि जो बाहर का काम है वो मेल ही कर सकते हैं और जो घर के किचन के जो हाउस होल्ड जो वर्क है वो फीमेल ही करेगी। इस रीजन से भी ये जो है क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। Okay, then next is growth and changing structure of the employment. So there are two main development indicators to expand an economy. पहला है growth of employment, ठीक है। ग्रोथ होनी चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जीडीपी की भी। और 1950 से 2010 तक के बीच में अगर मैं बात करूं तो बच्चे हमारा जीडीपी ग्रो तो हुआ है, हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ा है, लेकिन हाँ देयर इज अ वाइडनिंग गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है मोर जीडीपी को थ्रू टेक्निकल टेक्नोलॉजी देन एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम लोग जॉबलेस ग्रोथ भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जॉबलेस ग्रोथ जो है अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है आपका, कि जॉबलेस ग्रोथ आपकी वो सिचुएशन है जब इकोनॉमी प्रोड्यूस तो कर रही है मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज को, बट विदाउट द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है यानी कि आप गुड्स तो प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, टेक्नोलॉजी ठीक है उसके थ्रू आप कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू नहीं कर रहे, यानी कि आप जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं रेदर देन लेबर इंटेंसिव टेक्निक। चलिए, सो नेक्स्ट इज इनफॉर्मलाइजेशन। ओके एवरीवन, तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स से जो है उसको स्टडी करने से पहले हम कैजुअलाइजेशन जो है वो करते हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या समझते हैं कैजुअलाइजेशन से। नाम से ही पता लग रहा है कैजुअलाइजेशन, है ना। कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो परसेंटेज है कैजुअल वर्कर्स की वो बढ़ती चली जा रही है एज कम्पेयर टू द रेगुलर वर्कर। तो इनफॉर्मलाइजेशन जो है आपका इंडियन वर्कफोर्स का बेसिकली, तो इसके अंदर भी यही चीज है। जैसे कैजुअलाइजेशन में कैजुअल वर्कर्स की परसेंटेज जो है वो बढ़ती चली जा रही है, उसी तरीके से इनफॉर्मलाइजेशन वाला जो चैप्टर है बच्चों, इसमें भी आपका जो है जो परसेंटेज है जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं वो बढ़ती चली जा रही है रेदर देन आपका फॉर्मल सेक्टर से, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है, एक दो सैंपल पेपर्स में मैंने देखा है, और ये क्या है डिफरेंस वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कि फॉर्मल सेक्टर प्रॉपर एक पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की एस्टैब्लिशमेंट होती है जिसके अंदर 10 या 10 से ज्यादा जो वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर लेस देन होते हैं। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, आपका प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट फंड, ग्रेचुटी। ऑल्दो इसके अंदर एज सच कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है। ये अपना खुद का ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर्स होती है, लेकिन एज सच इनकी सुनवाई के लिए कोई भी एज सच कोई भी ट्रेड यूनियन को फॉर्म ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि परमानेंट ही नहीं है, ये आज इधर है कल कहीं और है, तो इनफॉर्मल सेक्टर एक तरीके से, ठीक है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द इनफॉर्मलाइजेशन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 मार्क्स में ये आ सकता है, चांसेस हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल नाम से ही पता लग रहा है कि रूरल जो ये एक बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरियाज में ज्यादा जो है पाया जाता है। तो उसका आंसर यही था, डिसगाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होगा ऑलरेडी कि क्या होता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपका उस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एक फार्म है, ठीक है, उसके अंदर अगर 5 लेबर्स की जरूरत है और वहां पे लगे हुए हैं 15 लेबर्स, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा ये जो 10 लेबर्स है ना, पूरी फैमिली जो एक तरीके से लगी हुई है वो आपके यही है, ठीक है, यही जना में ही है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यही है कि आज काम है कल को नहीं, जैसे फार्मिंग, ठीक है, अगर सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा फार्मर्स को एक तरीके से ये लोग बिजी हो रहते हैं और पूरा साल इन बिटवीन ये लोग क्या रहते हैं, खाली रहते हैं, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। उसी तरीके से जो केटरिंग वाले जो बिजनेस होते हैं, जैसे शादियों का सीजन चलता है जब, है ना, तो इनका मतलब इनको टाइम ही नहीं मिलता, है ना, और ऑल्दो अगर शादी का सीजन वगैरह नहीं चल रहा तो एक तरीके से वो बैठे रहते हैं, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है।
अर्बन एरियाज में आपका इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी आ जाता है। एजुकेटेड तो कई बार वो भी होता है कि पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बट स्टिल जॉब नहीं मिल रही, ठीक है? कुछ लोग वॉलंटरली ही नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? रिसेशन आया हुआ है, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल भी हो सकता है ये आपका। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल है, साइक्लिक है। ये ऑलमोस्ट सारे वो उस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि एक तरीके से हम लोग जो 9th-10th से एक तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चरल है, क्या फ्रिक्शनल है ना? तो एक होता है आपका जब लॉन्ग टर्म डिक्लाइन आ जाता है ना? कई बार लॉन्ग टर्म जो है डिक्लाइन आ जाता है, तब एक तरीके से हो जाता है। जैसे कोविड के टाइम पे लगभग 1 या 2 सालों से घर बैठे थे, कई बार शॉर्ट टर्म डिक्लाइन भी आ जाता है, ठीक है? रॉ मटेरियल्स नहीं है, एक तरीके से तब हो जाता है। कई बार साइक्लिक होता है कि कभी है, कभी नहीं है। तो ये जो है कुछ इस टाइप के ही अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं 9th-10th में, ठीक है? नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों, पहला आ जाता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है? ये जो कुछ टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि आपका एक ही मतलब एक ही शॉप पर पूरे वहीं पे चाचा के बच्चे, वहीं पे पापा के बच्चे, वहीं पे ताऊ जी के बच्चे, मतलब एक ही जॉब है, एक ही शॉप है, उसी पे ही पूरा परिवार उसी जॉब से खा पी रहा है, ठीक है? तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? एग्रीकल्चर को आजकल सीज़नल ऑक्यूपेशन है और उसी में ही पूरा तरीके से एंगेज्ड है, 72% हमारी पॉपुलेशन। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ठीक है? सारे एक ही उसमें हैं। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी डिके हो गई है, लो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है? और ये कुछ रीज़न्स की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ आपका सजेशंस क्या-क्या हैं? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे जो है भगा सकते हैं एक तरीके से, है ना? आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं बच्चों ये, ऐसा नहीं है कि आपको वही लैंग्वेज लिखनी है जो मैं बता रही हूँ बुकिश की लैंग्वेज, आप अपने खुद के भी पॉइंट्स बना सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्शन को रेज़ करो, इन्वेस्टमेंट्स को रेज़ करो, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट करो, कैपिटल फॉर्मेशन करो, सेल्फ एम्प्लॉयड अपना खुद का काम करो। इतनी सारी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, स्किल इंडिया लेकर के आ रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, करो जॉब अ लोन देने के लिए तो सरकार बैठी हुई है। यू जस्ट आपके मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इतने सारे आए हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को भी आप चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट जनरेशन कर सकते हो। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, सजेशंस हैं जिससे आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको दूर कर सकते हो।